मैंने मैक्सिमम भी कर लिया पता नहीं हम लोगों ने जो अभी से जो चीजें कर ली हैं वो है आपका सेल हो गई। सेल के बाद आता है टिश्यू उत्तर, उसके बाद हमने किया डाइवर्सिटी, उसके बाद हमने डिवीजन की क्लासिफिकेशन की है। क्लासिफिकेशन में इन जनरल आपके विटेकर के अकॉर्डिंग आपके 5 किंगडम है, उस 5 किंगडम में फर्दर आपका प्लांट का और एनिमल का फर्दर से डिवीजन है, राइट। और एनिमल्स में भी वर्टिब्रेट के अंदर फर्दर डिवीजन है। ये सारी चीजें हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। अब मुझे कोई एग्जांपल ऐसा दीजिए जो आपका मैमल्स होते हैं, दे कैन नॉट फ्लाई, मैमल्स उड़ते नहीं हैं, तो नेम वन मैमल व्हिच कैन फ्लाई। एक ऐसा था, राइट, जो बैट्स होते हैं वो आते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ मैमल्स, बट वो उड़ते हैं, ठीक है। तो कभी भी चमगादड़ को बर्ड्स में मत डालना, चमगादड़ इज मैमल, दैट मींस चमगादड़ इज वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट पे ही चमगादड़ आती है, ना कि बर्ड्स में, राइट। अब ये सारी चीजें हो गई ना। जो बॉडी है वो सेल से मिलकर बना है, एंड देन सेल टिश्यू एंड देन ऑर्गन सिस्टम। तो जो सेल है या टिश्यू है, ऐसा तो है नहीं कि हमारी बॉडी हमेशा फंक्शनिंग करती है। इट हैपेंस समटाइम्स यू डोंट वांट टू डू द वर्क, मन नहीं करता काम करने का, बिकॉज़ योर बॉडी डज नॉट रिस्पॉन्ड। तो उस अवस्था को बोलते हैं कि हम बीमार हो गए। हाँ, हम बीमार हो गए इसलिए हमसे काम नहीं होगा या हम नहीं पढ़े। स्कूल में अच्छा होमवर्क का बहाना होता था ना, बुखार आ गया तो मैं होमवर्क नहीं किया। सब बुखार है, ऑल ये जितने भी चीजें आपके बहाने होते हैं, ये सारे बहाने आते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ डिजीज। आज हम लोग पढ़ेंगे बॉडी में कौन कौन सी डिजीज बीमारियां होती हैं। अगर नहीं सुन रहा हो तो ये क्लियर आगे बड़ा गला को काटना पड़ेगा। चलिए, so today we are going to start with the disease. डिसीज जो शब्द है, जो आपका डिसीज वर्ड है, ये कैसे बना? DISEASE। इसको बायोलॉजी में या साइंस में थोड़ा यूपी है, कोई भी वर्ड है उसको आप जोड़ दीजिए। आप शब्दों को तोड़ दो, अंग्रेजी या हिंदी भी आप जानते हैं तो आप उस वर्ड का मीनिंग जान जाएंगे। तो ये कहाँ से कौन से दो शब्दों को मिलाकर डिसीज बना? मेरे ख्याल से जिसको वर्ड लिखना है 50-50 करेक्ट, तो इस माने से दिखा ये ठीक है। बट बताओ डिजीज कैसे बना है सर? अगर ऐसे रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं तो लोग आपके मोबाइल यूज कर रहे हो, मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर रही हूँ, तो आप लोग इधर लो, मैं रिकॉर्डिंग कर, ठीक चलेगा। तो दिस डिजीज क्या आता है? डिस्टरबेंस प्लस ईज, यहाँ से बनता है डिजीज। तो अगर हम डिस्टरबेंस और ईज दोनों का मतलब जानते हैं तो हम डिजीज का मीनिंग समझ जाएंगे। ईज वर्ड है, इसका मतलब होता है दैट इज सुविधाजनक या फिर हम बोले कंफर्टेबल, हमको बहुत ज्यादा सुविधा हो रही है या हमें आरामदायक है, कंफर्टेबल, हम उसको बोलते हैं ईज। एक आती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे तो उसमें पढ़ेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। उसमें स्टेट कौन से स्टेट का है, कौन से कंट्री का कौन सा नंबर है, तो वो वही वाला ईज है, यानी कि बिजनेस करने में कौन से कंट्री को या कौन से स्टेट को ज्यादा सुविधाएं हैं, दैट इज द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये आपका यूपीएससी में, स्टेट पीएससी में कई बार पूछा जाता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कौन से रैंक पे, कौन सी पोजीशन पे क्या है, तो ये वही वाला ईज है। द ईज डिस्टरबेंस इन ईज, यानी कि जब हमारी
म्यूजिशियन है तो कोई भी आपका इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं तो अगर वो अपने लंग्स से अंदर से हवा दे पा रहे हैं उसी स्पीड से जिससे वो रोज काम करते हैं, दैट मींस दे आर हेल्दी। ठीक है, अगर वो नहीं अपना काम कर पा रहे तो हेल्दी नहीं है, लेकिन हम लोग काम नहीं कर सकते। तो हेल्दी होना डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर व्यक्ति के फंक्शनिंग पे कि वो किस फील्ड में इन्वॉल्व है, क्या वो उस फील्ड में अपना 100% दे पा रहा है, दैट मींस ही इज अ हेल्दी पर्सन, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड द डिजीज। आई होप ये बेसिक तो समझ में आ गया होगा। अब एक चीज बताइए, जो हेल्दी होना है ये डिपेंड करेगा आपके सराउंडिंग, दैट मींस मेंटल वेलबींग, फिजिकल वेलबींग एज वेल एज सोशल वेलबींग। और आपकी जो डिजीज है वो होती है इंडिविजुअल पर्टिकुलर। हेल्दी इज डिपेंडिंग ऑन द मैनी फैक्टर, और जो डिजीज होती है ये होती है व्यक्ति की पर्टिकुलर। ठीक है, तो अगर हमसे पूछा जाए हेल्दी होना क्या होता है या हेल्थ क्या होती है, तो हेल्थ जो है वो आपकी वेलबींग का फिजिकल स्टेट, मेंटल स्टेट एज वेल एज सोशल स्टेट, तो वही आपका हेल्दी होता है। यू से हेल्दी एनवायरनमेंट, अगर पोल्यूशन है तो हम हेल्दी एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर रहे। ठीक है, अगर आप लाइक दिस इधर नॉइज पॉल्यूशन है तो अभी हम हेल्दी मोड में हैं ही नहीं, इट इज डिस्टर्बिंग अस, तो हमें बीमारी तो नहीं है लेकिन हमारा जो सराउंडिंग है वो हेल्दी नहीं है, राइट। सो हेल्दी होने का मतलब हो जाता है आपका मेंटल, फिजिकल एज वेल एज सराउंडिंग, इसको आप बोल सकते हैं एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट या सोशल। ठीक है, तो जब भी कभी हेल्दी वर्ड की बात आएगी तो उसमें ये तीनों वर्ड मेंशन करने होंगे आपको, मेंटली, फिजिकली एज वेल एज सोशल, राइट। अब एक एग्जांपल लेते हैं। Let's take an example, कोई न्यूबॉर्न बच्चा है, बेबी है, और लेट्स से कि उसको कोई डिजीज नहीं है अभी, लेट्स से उसको लूज मोशन हो जाता है फॉर एग्जाम्पल। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं किसी न्यूबॉर्न बेबी को लूज मोशन होने के? सोचो और बताओ, वहीं से फिर डिजीज की डेफिनेशन और उसमें कैटेगराइज करेंगे क्या होता है। मेरा सवाल ये है, अगर न्यूबॉर्न बेबी है बच्चा, उसको अगर लूज मोशन हो जाता है तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? सर्दी लग जाना, अपने पास डाइजेशन काम नहीं कर रहा, और बोलो उसमें ये कारण क्या हो सकते हैं? एक चीज
मेरी आवाज नहीं जा रही? हाँ, खड़े हो जाओ। अरे ये फोड़ के माँ को लेके खड़ा हो जाओ। सीरियसली ये बहुत अनवाइंड है। लास्ट क्लास में ये ऐसे कुछ ही रखी और 8 सेकंड बाद ये भी काम नहीं कर रहा। अगर कोई इसको सही करना चाहता हो सही करने वाले आएंगे। हमें क्या पता था? आपकी जो डिजीज होती है, अरे भाई सुन लो, जो डिजीज होती है उसमें कुछ बीमारी ऐसी होती है जो कि सुन रहे हैं, कुछ बीमारी ऐसी होती है जो आपको 1 दिन या 2 दिन या मैक्सिमम 1 वीक, और कुछ बीमारी ऐसी होती है जो आपके बहुत लंबे समय तक चलती है। तो डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन ऑफ योर डिस्कम्फर्ट, आपका जो मैल फंक्शनिंग है या आपका लैक ऑफ फंक्शनिंग है वो कितने समय तक है, उसके आधार पर हम डिवाइड करेंगे डिजीज कैसे। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ डिजीज। किस आधार पे कि आपका जो डिस्टर्बेंस, मान लीजिए या आपका जो असुविधा आपको हो रही है या आपकी बॉडी जो काम नहीं कर रही है वो कितने समय तक है। इफ दिस मैल फंक्शनिंग मतलब प्रॉपर तरीके से काम नहीं करना या डिस्कम्फर्ट कह लीजिए, इफ दिस डिस्कम्फर्ट और मैल फंक्शनिंग इज अप टू 1 to 7 days, तो उसको बोला जाता है एक्यूट डिजीज। राइट? और अगर आपकी डिजीज बहुत लंबे समय तक चलती है तो उसको बोला जाता है क्रॉनिक डिजीज। So depending on the duration of the disease, के आधार पे आप डिवाइड करेंगे 2 पार्ट में, एक्यूट डिजीज, सेकंड इज क्रॉनिक। So this is your disease which lasts for very short time. बहुत छोटे समय तक वो रहती है तो वो बोलते हैं एक्यूट डिजीज। इसमें आपका हो जाएगा बहुत सिंपल, कोल्ड 1 दिन 2 दिन मैक्सिमम 7 दिन। ठीक है, अगर किसी का जेनेटिक नहीं है तो कंडीशन आपका है। So for example, we have cold हो गया, कफ हो गया और नॉर्मल फीवर हो गया, ये सारी चीजें आपकी आती हैं एक्यूट डिजीज। सेकंड, क्रॉनिक डिजीज वो होती है जो लास्ट फॉर लॉन्गर पीरियड। लाइफ टाइम कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो आपकी जिंदगी भर होती हैं या बहुत लंबे समय के लिए, मान लीजिए 2 साल 4 साल, कुछ ऐसी भी होंगी जो लाइफ लॉन्ग होंगी। वो सारी डिजीज आपके
डायबिटीज, हाँ डायबिटीज भी प्रॉब्लम बीमारी है। ऐसे खराब और भी बहुत सारी सुना रही। अब हमको ये देखना है कि इस डिजीज का क्या इफेक्ट पड़ेगा और इस डिजीज का क्या इफेक्ट पड़ेगा। बेटा डिस्कशन ना करो, संदर्भ तो वैसे ही होता है। तो ये बताइए इसमें से कौन सी डिजीज ऐसी है जिसका हमारी बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ेगा, यानी कि बुरा प्रभाव ज्यादा पड़ता है। जो क्रॉनिक डिजीज होती है उनका आपकी बॉडी पे लो क्लास में इफेक्ट होता है। मान लीजिए अगर कोई बहुत लंबे समय से आप इस बीमारी से ग्रस्त हैं तो क्या हो जाएगा, आपको हमेशा थका थका महसूस होगा, यू ऑलवेज टायर्ड, राइट। तो वो जो टायर्डनेस है वो आपके लाइफ स्टाइल का पार्ट बन जाता है, फिर मतलब दिन प्रतिदिन का वो रहेगा ही रहेगा। दैट मीन्स जो क्रॉनिक डिजीज होती है इनका इफेक्ट हमारे लाइफ स्टाइल पे या हमारी जो हेल्थ है उस पर ज़्यादा होता है। एक्यूट का ज़्यादा इफेक्ट है, तो 4 दिन में खांसी बुखार होता है, सही हो जाता है। बट क्रॉनिक डिजीज है लो लास्टिंग इफेक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ योर बॉडी। अगर ये बीमारी हो गई तो आपकी बॉडी का कोई पार्ट
जीवों की वजह से आपका इन्फेक्शन, सूक्ष्म जीवों की वजह से आपका जिन्हें माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जाए उन सबको, सूक्ष्म जीवों को सबको माइक्रोब्स बोला जाता है। तो ऑल दीस बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ सब आपके माइक्रोब्स के अंदर ही आते हैं, राइट। तो ये कैसे इन्फेक्शन डिजीज ये आपका होता है स्प्रेड थ्रू माइक्रोब्स। माइक्रोब्स की वजह से ये वाली बीमारियां फैलती है। अब माइक्रोब्स क्या हो गया आपके माइक्रोऑर्गेनिज्म, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, तो ये सारे आपके माइक्रोब्स हैं। इन्हीं की वजह से जितनी भी आपकी इन्फेक्शियस डिजीज है यानी कि कारण है तो ये होगा, और इसमें भी माइक्रोब्स, राइट। चलिए बात ना करेगा वेरी दूसरी चीज आती है नॉन इन्फेक्शियस। नॉन इन्फेक्शियस थोड़ी चीज है, वो कैसे होगी? चलिए ये तो हमको मालूम है कि एक कारण हो सकता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन कैसे हुआ? ये माइक्रोब्स कोई आ गए। दूसरा कारण किसी बीमारी का हो सकता है नॉन इन्फेक्शन। तो नॉन इन्फेक्शन में कौन सा कारण आएगा? कैंसर। कैंसर, कैंसर तो बीमारी है, कारण क्या है कैंसर के बनने का? जेनेटिक हो सकता है, राइट, जेनेटिक हो सकता है। दूसरा कि आपकी बॉडी का जो इंटरनल पार्ट है वो काम करना बंद कर दे। इसका मतलब आपने प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दिया। न्यूट्रिशन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल ना। अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेते तो वहां कोई इन्फेक्शन तो आया नहीं भाई, फिर भी आपकी बॉडी बीमार हो गई। तो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दिया, ये भी एक कारण हो सकता है। तो अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेंगे तो प्लीज कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन, लिपिड्स, अगर हम सारी चीजों की जो डाइट है वो प्रॉपर नहीं लेंगे तो हमारे इंटरनल ऑर्गन वीक पड़ जाएंगे। तो ऐसे ही अगर आपकी मेल फंक्शनिंग होती रही यानी कि मेल न्यूट्रिशन मिलता रहा तो क्या होगा? कुछ समय के बाद आपको कोई डिजीज लग जाएगी और उसका कारण क्या होगा? नॉन इन्फेक्शियस। और जल्दी थोड़ा ना हर बीमारी के लिए हम बैक्टीरिया वायरस को मतलब उसको वार्ड करा दें, हमारी भी तो गलती हो सकती है। बीमारी के लिए वायरस को जितना नहीं है जल्दी ये सब आपके नॉन इन्फेक्शियस में आ जाएंगे अगर आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं या आपके जेनेटिक प्रॉब्लम है तो आपको ये वाली बीमारियां हो सकती हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो माइक्रोब्स का डिजीज आते हैं उसमें कौन कौन से माइक्रोब्स हैं, क्या सारे माइक्रोब्स सेम हैं, क्या हमें सबके लिए सेम ट्रीटमेंट देना? अगर हम बात करें माइक्रोब्स के लिए, बार बार लगता है बात करने वाले तो माइक्रोब्स में आ गया आपका बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ। तो जो बैक्टीरिया और वायरस होते हैं, तो बैक्टीरिया से अगर आपको इन्फेक्शन हुआ यानी कि जो डिजीज पूरी सोसाइटी में आपके स्प्रेड हो रही है वो बैक्टीरिया के थ्रू है। दीज आर द वेरी स्मॉल, मतलब नेम टाइसन में दिखते नहीं है, तो इनके द्वारा बीमारी फैलती है बहुत जल्दी है क्योंकि आप प्रोसेस तो है ही नहीं, आपको मालूम ही नहीं है कहाँ बैक्टीरिया है, कहाँ नहीं है, कहाँ वायरस है, कहाँ नहीं है। इसीलिए ये एक बीमारी फैलाने का एजेंट की तरह काम करते हैं जो कि इनविजिबल है, हमको दिखेंगे भी नहीं। तो अब हम क्या करते हैं कि माइक्रोब से कंट्रोल करने के लिए, उस बीमारी को मान लीजिए क्योर करने के लिए हम कोई दवाई बनाएंगे। तो अब दवाई क्या है? सारे माइक्रोब अलग अलग। तो जो आप मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं, वैक्सीन प्रिपेयर करते हैं, दैट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट माइक्रोब्स। ऐसा हो सकता है कि उसी एक प्रजाति के अंदर अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया इन्फेक्शन अगर आपको होता है उसके लिए हम एंटीबायोटिक लेते हैं ना। अभी कोविड में सबके मुंह पे रट गया था क्या, पैरासीटामोल ले लो, डोल ले लो, सो ये सब आपके एंटीबायोटिक हैं। तो एंटीबायोटिक आपकी एक हद तक एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में काम कर सकती है, बट एंटीबायोटिक एंटीवायरल की जगह काम
बिकॉज जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सबका जो सिंथेसिस है, सिंथेसिस का मतलब उनकी जो प्रक्रिया है बॉडी के अंदर उसके रिएक्ट करने की वो अलग है, उनका जो पाथवे है वो भी अलग है। पाथवे माने आपके अगर लंग्स पे अटैक कर रहे हैं तो वो कैसे अटैक करेंगे, बैक्टीरिया कैसे अटैक करेगा, वायरस कैसे अटैक करेगा, दीज टू आर द डिफरेंट प्रोसेस डिफरेंट है, तो हमें इनको खत्म करने का जो तरीका है वो भी डिफरेंटली ही यूज करना पड़ेगा। तो यू कैन नॉट यूज एंटीबायोटिक एज ए एंटीवायरल या एंटी फंगल, ठीक है। तो इसमें सब डिजीज का अपना अलग अलग मेडिसिन होता है, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं कि जैसे यहाँ पे आ गया था ये नॉन इन्फेक्शियस में, तो आप जैसे इसमें कैंसर का लेते हैं तो कैंसरस में क्या है, कैंसरस सेल हो जाती है और फिर धीरे 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 आपकी पूरी बॉडी में फैल जाती है। लेकिन कैंसर जब होता है तो कोई इन्फेक्शन तो होता नहीं, ऐसे तो है नहीं कि भाई इसको कैंसर है मैं तो इससे बात नहीं करनी है हम दूर बैठेंगे, ऐसा तो होता नहीं, बिकॉज कैंसर इज ए नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। दूसरा जो बीपी है इसमें आप मान लीजिए जैसे कैंसर हो गया, ये भी आपकी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। और हाई बीपी या लो बीपी, हाई बीपी किस कारण से होता है, वेट, अगर आपका वेट ज़्यादा हो गया तो बीपी हाई हो जाता है, दैट इज नॉन इन्फेक्शन। तो उसका कोई ये नहीं है कि भाई इन्फेक्शन हुआ या माइक्रोब्स नहीं हो गया। या कई बार क्या होता है डायबिटीज, जो हमने इधर बात बोली डायबिटीज वो भी नॉन इन्फेक्शियस है। तो इन जनरल व्हाट वी कंक्लूड जनरली, आई एम नॉट सेइंग कि ऑलवेज, जनरली जो आपकी इन्फेक्शियस डिजीज होती है वो एक्यूट डिजीज होती है जनरली, और जो आपकी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होती है वो आपकी क्रोनिक डिजीज में आएंगी। चलिए अब लेट्स टॉक अबाउट कि एक और बीमारी होती है, किसी ने अल्सर का नाम सुना है, गले में अल्सर तो कहीं भी हो जाता है, पेट में ज़्यादा होता है अल्सर। और अल्सर इफ़ यू सी द लिटरेचर मीनिंग ऑफ द अल्सर, अगर आप इंग्लिश में गूगल करेंगे तो वो सीधे घाव बताता है अल्सर का मतलब। तो वो जो घाव होते हैं वो आपके कहीं भी हो सकते हैं, कैन बी इन एब्डोमेन और कैन बी योर थ्रोट एज वेल। तो मैं तुमको एक स्टोरी बताती हूँ छोटी सी, पेप्टिक अल्सर हुआ। क्या हुआ, पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक क्या होता है कि आपका जो गाल ब्लेडर है यानी कि जो आपका पेट है जहाँ पे ये सब डाइजेस्ट होता है वहाँ पे एसिड सेक्रेट होते रहते हैं, है ना, HCl वहाँ होता है। तो ये सारे एसिड क्या करते हैं, आपका जो फूड है उसको ब्रेक करते हैं और डाइजेस्ट करते हैं। तो बहुत पहले समय में क्या होता था कि पेप्टिक अल्सर होने लगा, यानी कि पेट में घाव होने लगे। तो उसका सीधा सा कारण क्या माना गया कि भाई व्यक्ति ने अगर ज़्यादा स्ट्रेस किया तो एसिड का सेक्रेशन ज़्यादा हो जाता है। अगर अति हर चीज़ की बुरी है, अगर एक लिमिट तक एसिड आपकी गॉल ब्लैडर से निकलता है तो उस फूड को डाइजेस्ट करता है, उसको ब्रेक डाउन करता है। अगर एसिड एक्सेस हो गया तो वो आपकी इसको ही काटने लग जाएगा, दैट मीन्स इंटेस्टाइन या जो आपकी इनर वॉल है उसी से घाव बन जाते हैं। तो पहले ये माना जाता था कि जो पेप्टिक अल्सर है वो एक्स्ट्रा या एसिड के सीक्रेट होने से होता है, ठीक है। बट उसके बाद इसलिए मैं ये बता रही हूँ क्योंकि 2005 में इनको नोबेल प्राइज मिला है इस पेप्टिक अल्सर की डिस्कवरी के लिए फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में। तो उसके बाद वारेन एंड मार्शल ने बताया कि ये जो आपका पेप्टिक अल्सर है ये इस तरह एसिड के सिक्रेशन से नहीं होता है, ये होता है बैक्टीरिया की वजह से। पेप्टिक अल्सर इज बिकॉज ऑफ वन बैक्टीरिया। तो उस बैक्टीरिया का नाम आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि जिस भी डिस्कवरी को अगर नोबेल प्राइज मिला है दैट मीन्स दैट इज वर्दी टू नोट डाउन, हमें उसको लिख लेना चाहिए। तो नेम ऑफ दैट बैक्टीरिया इज हेलीकॉप्टर ये हेलिकोबैक्टर है, लेकिन इसको याद मैंने ऐसे ही रखा था अपने पढ़ने के टाइम पे हेलीकॉप्टर, ठीक है, बट दिस इज हेलिकोबैक्टर। सो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ये आपका एक बैक्टीरिया है जो कि पेप्टिक अल्सर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पेप्टिक अल्सर, और ये बैक्टीरिया आपका पाया जाता है पेट में, ये समझ लीजिए पेट की बीमारी है और ये पेट में आपका ये बैक्टीरिया स्टोमक में पाया जाता है।
लाइनिंग यानी कि जो बाउंड्री है उसमें, फिर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के द्वारा ही, इस बैक्टीरिया के द्वारा आपका पैप्टिक अल्सर होता है। तो वारन, उनका कंप्लीट नाम आप लोग लिख लीजिए, Robin Barron. This is discovered by Robin Barron. Robin Barron discovered this bacteria, ये बैक्टीरिया, और इसकी वजह से ये बीमारी होती है। और इनको इसी बैक्टीरिया के डिस्कवरी के लिए 2005 में नोबेल प्राइज मिला है, नोबेल प्राइज इन मेडिसिन। तो ये आपका एडिशनल नॉलेज एक बॉक्स है। तो क्या इनको इतना बताने के लिए ही नोबेल प्राइज मिल गया? नोबेल प्राइज इनको इसलिए मिला, बताया तो बहुत लोगों ने है कि भाई इस बीमारी के लिए ये बैक्टीरिया है, इस बीमारी का ये वायरस है, सबको तो नहीं मिला। इसलिए क्योंकि पहले ये माना जाता था कि ये आपका पैप्टिक एसिड के सिक्रीट होने से होती है। तो पैप्टिक एसिड तो आपका होता रहेगा, अगर आपका मान लीजिए स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं तो एसिड ज़्यादा निकलेगा, तो ये आ गया अंदर क्रॉनिक डिजीज कि इसका कोई इलाज नहीं है। But when that guy, this Robin Barron, this is not when Robin Barron discovered this, तो उसने कहा किसी बैक्टीरिया की वजह से होता है, और जब बैक्टीरिया की वजह से होता है तो आप उसका एंटीबायोटिक तो बना ही सकते हैं ना। जितने भी हम खा रहे हैं पैरासीटामोल, डोल, ये सब एंटीबायोटिक है, तो आपने उस बैक्टीरिया का एंटीडोट बना दिया, दैट मींस एंटीबायोटिक। आप उस एंटीबायोटिक को ले लो, हो गया आंसर ठीक। सुना, क्योंकि इन्होंने इस डिजीज को, जो क्रॉनिक डिजीज मानी जाती थी, उसको एक्यूट डिजीज बताया, एंड दैट्स द रियलिटी। अब इसका इलाज संभव है, एंटीबायोटिक लो, हो गया ठीक आंसर। तो 2005 तक इस बीमारी को, पैप्टिक अल्सर को, ये माना जाता था कि भाई ये आपका क्रॉनिक डिजीज है, इसका कोई इलाज नहीं है। बट उन्होंने इसकी डिस्कवरी की, इसका बैक्टीरिया ढूंढा, फिर इसका एंटीबायोटिक बनाया, नाउ इट कैन इजीली ग्रो। तो इसीलिए इनको इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था। अब आ जाते हैं इन्फेक्शियस डिजीज में कौन कौन से आपके एजेंट हैं। इन्फेक्शन एजेंट में जो आप लिखेंगे माइक्रोब्स, तो इसमें इन्हीं को बोला जाता है इन्फेक्शन एजेंट। इन्फेक्शन एजेंट तो कौन कौन हो गए आपके? बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, प्रोटोजोआ। So if I write in general, agents are from unicellular to multicellular. आपके सिंगल कोशिकीय से लेके बहुकोशिकीय तक हो सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि माइक्रोब्स आर यूनिसेलुलर। माइक्रोब्स कैन बी यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टीसेलुलर, राइट? मल्टीसेलुलर माइक्रोब का एग्जांपल बताएगा कोई? बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, ठीक है, फंजाई भी, और आपका प्रोटोजोआ मल्टीसेलुलर माइक्रोब। पेट में जो कीड़े होते हैं, दीज आर द माइक्रोब्स। वो आपको इन्फेक्शन हो गया तभी तो हो जाते हैं, एंड दोज वर्म्स आर द मल्टीसेलुलर। तो जो आपके वर्म्स होते हैं पेट में, पेट के कीड़े जिनको बोला जाता है, दीज आर द मल्टीसेलुलर माइक्रोब्स, ठीक। बाकी ये सारे यूनिसेलुलर। तो कई बार ऐसे पूछ लेंगे कि केवल जो आपके इन्फेक्शियस एजेंट है वो केवल ओनली यूनिसेलुलर, दे आर ओनली यूनिसेलुलर। तो अब इस स्टेटमेंट को 1 2 3 करेक्ट है ऐसे करके, तो उसमें मल्टीसेलुलर कैन बी माइक्रोब एजेंट। उसका एग्जांपल है द वर्म।
ये जो कीड़े होते हैं, राइट। चलिए अब कुछ कुछ बीमारियों के कुछ आप वो लिख लीजिए कि कौन सी बीमारी के लिए कौन कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है। ये सेंटर में रब कर दें। अगर सार्स का फुल फॉर्म मालूम है तो सार्स होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसका फुल फॉर्म होता है सार्स का सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये सार्स का फुल फॉर्म होता है। सार्स वायरस नहीं लिखा, सार्स वायरस नहीं लिखा, वायरसेस, यानी कि इस तरह के बहुत सारे वायरस हो सकते हैं जो कि ये बीमारी आप में कर सकते हैं। कोविड इज आल्सो सार्स। वैक्सीन क्या बोल रहे हो? वैक्सीन नहीं लगती है। हाँ इसमें ड्रॉप लेंगे पोलियो वाली। इसके अंदर के वैक्सीन में ड्रॉप भी इम्यूनाइजेशन का ही पार्ट है। वैक्सीन जो होती है वो आपकी इंजेक्ट होती है इससे, इंजेक्शन से। जैसे आप इसकी जो टीके लगते हैं, बेसिकली बच्चों को टीके लगाए जाते हैं ना, और ये होता है सेंट्रल वैक्सीन। बट पोलियो की जो ड्रॉप है वो तो स्लाइड, बट उसमें भी आपके एंटीबॉडी और एंटीजन होते हैं। ये बताएंगे वैक्सीनेशन जब बताएंगे, क्योंकि वो एंटीबॉडी और एंटीजन कैसे काम करता है उसी के लिए वो है। तो इसका मतलब समझ गए एक्यूट, तो यानी कि ये कुछ ऐसा है जो लंबे समय तक नहीं रहने वाला। सिंड्रोम का मतलब होता है सिम्टम, लक्षण। ये जो सिंड्रोम वर्ड है वहीं से आया है। रेस्पिरेटरी यानी कि सांस लेने में प्रॉब्लम। तो ये वो वायरस है जो कि आपके सांस की जो प्रॉब्लम है, रेस्पिरेशन, श्वसन की जो क्रिया है, वहां आपको तकलीफ देते हैं। सिवियर एक्यूट, बट ज्यादा समय के लिए नहीं, कम समय के लिए। दैट्स व्हाई इट इज एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो जो कोविड वायरस है वो भी एक तरीके का सार्स वायरस है, ठीक है। कोरोना वायरस इज आल्सो अ काइंड ऑफ सार्स वायरस। ठीक है, सेकंड बैक्टीरिया देख लीजिए। नाउ सेकंड one is bacteria which is Staphylococcus, Staphylococcus. This is bacteria. इससे ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? एक्ने, ये जो निकल आते हैं ना कील गुहा से, दैट मींस एक्ने जो चेहरे पे हो जाते हैं, उनके लिए ये वाला बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्ने, फेस पे जो आते हैं आपके पिंपल। तो ये होता है नैनोमीटर रेंज का, यानी जो वायरस, इस वायरस सार्स वायरस, अगर इसका जो साइज देखोगे वो होता है नैनोमीटर रेंज का, इतना छोटा। नैनोमीटर का मतलब होता है 1 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁻⁹ मीटर। ये जो होता है ये बैक्टीरिया, इसका जो ऑर्डर होता है वो माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁻⁶, ठीक है। तो ये होता है लगभग नैनोमीटर की रेंज का, इतना छोटा। और ये वाला होता है बैक्टीरिया आपका होता है माइक्रोमीटर। तो ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। नाउ थर्ड वन इज
ट्राइपैनोसोमा। इसको याद भी रख सकते हो ऐसे नेमोनिक्स बना के, ये सोमा मतलब सोने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे इसको याद भी रख सकते, इट इज रिलेटेड टू स्लीपिंग। इस सोमा को सोना कर दो, ट्राई को ट्राई कर दो, तो थोड़ा ऐसे याद हो जाएगा अगर ऑप्शंस आते हैं। आई जनरली डू दिस राइट, क्योंकि इतना सब हमारा मेमोरी की कैपेसिटी होती है, तो आप इतना सब रट्टा नहीं मार सकते ना, तो थोड़ा सा कुछ ऐसे कनेक्ट कर करके याद कर लेंगे। तो ये सोने की बीमारी के लिए ये वाला प्रोटोजोआ रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, और एक आपका लास्ट वन इज काला अधर। एक बीमारी होती है, क्या होती है? किस कौन सी मक्खी से? सोने वाली होती है, सो जाता है। सोने वाली? हाँ, ऐसा कुछ है। तो काला अधर जो होती है उसके लिए चलिए कौन सी मक्खी डॉक्टर बोल रहे हो? समझ नहीं आया। बालू मक्खी, सैंड फ्लाई बोलते हैं। बालू मिट्टी में कौन सी मक्खी? बीच साइड होती है। ओके बड़ा चलिए यहाँ पे उनका है। ओके तो नेक्स्ट इज फोर्थ वन, दिस इज अगेन प्रोटोजोआ, दिस इज लिस्मानिया। ये भी आपका प्रोटोजोआ है, और इसकी वजह से जो बीमारी होती है दैट इज काला अधर। ये भी माइक्रोमीटर की होती है, 10 माइक्रोमीटर का लगभग इसका साइज है। नेक्स्ट वन इज योर बॉम्ब एस्कैरिस, जो कल परसों से आप लोग बोल रहे हो बार बार ना, सो नेक्स्ट वन इज दैट फोर्थ स्टेप। अडल्ट राउंड होम, और इनको अडल्ट राउंड होम, इनको एस्कैरिस बोलते हैं। एस्कैरिस lumbricoids, एस्कैरिस lumbricoids, ठीक है। ये आपके कहाँ मिलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक, तो ये वही है जो आपके पेट में। इसका कितना साइज होता है? देखते हैं किसी ने या नहीं देखे? बताओ, नहीं देखे? किसी एनिमल के उसमें भी नहीं देखे? तो बस वो एनिमल के बस थोड़ा साइज छोटा हो। सो दीज आर ऑफ द साइज ऑफ सेंटीमीटर, तो इनका साइज होता है सेंटीमीटर से। बेसिकली यहाँ इन सबको लिखने का क्या पर्पस है? इन सबको लिखने का ये पर्पस है कि माइक्रोब्स आपके नैनोमीटर से लेके सेंटीमीटर तक होते हैं। नैनोमीटर इज 1 नैनोमीटर इज 10 की घात -9 मीटर, वहां से लेके सेंटीमीटर इज 10 की घात -2 मीटर। तो -9 से लेके -2, वेरी लॉन्ग रेंज ऑफ वैरायटी, माने कि इतने छोटे से लेके इतने बड़े तक आप इसको ऐसे मान सकते हो। बट सारे के सारे साइजेस बहुत छोटे हैं, मतलब ऐसा इनको कंसिडर ना करें कि बहुत बड़ा है। अगर हम नैनोमीटर कह रहे हैं, 1 नैनोमीटर में 10 की घात -9 मीटर, इसका मतलब है 10 के पीछे 9 जीरो लगा दो और 1 के बटे कर दो, उतना होता है नैनोमीटर। 1 को इतने से भाग कर दीजिए, 1 को 1 करोड़ से भाग कर दीजिए, नाउ यू कैन सी 0.00000 लाइक दिस। तो कितना छोटा नंबर है, बहुत छोटा, तो इतना साइज होता है नैनोमीटर। तो ऑल दीज माइक्रोब्स आर वेरी फ्रॉम नैनोमीटर टू सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो हो गया। वायरस से कौन कौन सी डिजीज होती है, पहले आप वो लिख लीजिए, वायरस से कौन कौन सी बीमारी होती है। चलिए बताइए। डिजीज कोज्ड बाय द वायरस, कॉमन जो आपने नाम सुने होंगे,
चिकन पॉक्स में बहुत सारे होते हैं। पॉक्स की जो स्टोरी में बताएंगे लास्ट में, जब वैक्सीनेशन की जो डिस्कवरी हुई वो पॉक्स की स्टोरी पे ही, काउ पॉक्स एंड ह्यूमन पॉक्स, इन दोनों का वैक्सीन मर्ज किया गया, तब वहां से वैक्सीन की उत्पत्ति हुई। तो अभी जब पॉक्स पढ़ाएंगे तब स्वाइन फ्लू राइट, डेंगू फीवर और आपका बर्ड फ्लू किया गया। तो इनको इसीलिए इन्फ्लुएंजा डाल दो, इन्फ्लुएंजा में सारे फ्लू आ जाते हैं। इन्फ्लुएंजा, हाँ इन्फ्लुएंजा में आपके सारे फ्लू आ जाते हैं। कैसे इन्फ्लुएंजा, एड्स, एटसेट्रा। तो दीज आर द बेसिक। चलिए अब बैक्टीरिया से कौन कौन सी होती है, पहले ये वायरस की लिख लो, बैक्टीरिया वाली बताओ। मलेरिया राइट। नाउ अगेन राइट द डिजीज बाय द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से आपकी जो होंगी कॉमन वाली, टाइफाइड, कॉलरा जिसको कि हैजा बोलते हैं इन जनरल, टीबी के लिए कौन सा वायरस रिस्पॉन्सिबल है, टीबी एंड देन ठीक है। ये और भी बहुत सारी हैं बट ये जनरल है। और क्या मतलब है कुत्ते के काटने से होता है, दैट इज इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है। प्रोटोजोआ से जो डिजीज होती है, जो आपने बताया मलेरिया, दैट कम्स अंडर द प्रोटोजोआ। यहाँ 3 माइक्रोब अलग अलग हैं। दिस बैक्टीरिया इज अलग माइक्रोब है और आपका वायरस अलग है, प्रोटोजोआ अलग है। तो प्रोटोजोआ से जो होती है मलेरिया और काला अजहर जो डिजीज है वो आपकी प्रोटोजोआ से और मलेरिया। ठीक है। प्रोटोजोआ इज डिफरेंट फ्रॉम द क्लियर। तो तीनों का ये हो गया, ये बेसिक है। चलिए अब अगली बात आती है कि जो वायरस होता है उसकी अगर हमको वैक्सीन बनानी हो या किसी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वैक्सीन बनानी हो या मेडिसिन बनानी है, तो हाउ डज दैट मेडिसिन वर्क। ठीक, होता क्या है कि कोई भी बैक्टीरिया है तो 2 तरीके हैं कि अगर हम क्या करें कि कुछ ऐसा मेडिसिन देते रहें कि उसकी बैक्टीरिया की जो एक्टिविटी है, जो उसकी रिएक्शन है उसको डाउन कर दे। तो उससे क्या होता है कि हम लोग बीमारी से ठीक नहीं होते बट वी फील बेटर देन द प्रीवियस स्टेज। एक तो ये तरीका है कि आप क्या करें कि बस थोड़ा थोड़ा से कोई भी मेडिसिन लेते रहें तो उससे आपको थोड़ा रिलीफ तो मिल जाता है बट आपकी बीमारी किल नहीं। दूसरा तरीका, हम उस बैक्टीरिया को मार दें। जो पहला तरीका है दैट मीन्स यू फील बेटर होता है जब आप उस बैक्टीरिया की जो रिएक्शन है, जो एक्टिविटी है, उसकी रेट को आप स्लो कर दें। ठीक। दूसरा तरीका होता है कि हम उस बैक्टीरिया को किल कर दें। तो सेकंड वन इज आई थिंक मच बेटर देन द प्रीवियस वन। इसीलिए कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक। चलिए अब बात कर लेते हैं एंटीबायोटिक की कि एंटीबायोटिक कैसे काम करते हैं। एंटीबायोटिक एक दवाइयाँ हैं जो कि बैक्टीरिया की एक्टिविटी को खत्म कर देते हैं और बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। तो जो आपकी बॉडी के अंदर जैसे बैक्टीरिया एंटर करता है तो बैक्टीरिया का जो पाथवे है, यानी कि जहाँ से बैक्टीरिया एंटर करेगा वहाँ पे एंटीबॉडीज एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं। दिस इज वन। दूसरा चीज मैंने ये बताया, तुम लोग को याद होगा कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि अपना खुद बनाते हैं और बैक्टीरिया आपके सेल वॉल भी होती है। तो अगर कुछ बैक्टीरिया आपकी बॉडी में ऐसा चला गया जिसने अपना खुद का सेल वॉल क्रिएट कर लिया तो अब क्या होगा कि
जिस पाथवे पे आपने ब्लॉकेज बनाया, तो जब बैक्टीरिया ने अपनी खुद की सेल वॉल क्रिएट कर ली तो उसका तो प्रोटेक्शन हो गया, तो उस पर तो दवाई का असर पड़ेगा नहीं। तो कुछ एंटीबायोटिक ऐसी होती हैं जो सेल वॉल को ब्रेक करती है, कुछ एंटीबायोटिक सेल वॉल को ब्रेक करती है, और कुछ एंटीबायोटिक जो आपका पाथवे है जहाँ से बैक्टीरिया एंटर कर रहा है वहाँ पे एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देती है। ठीक है, चलिए अब एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल लेते हैं पेनिसिलिन। पेनिसिलिन इज एंटीबायोटिक पेनिसिलिन ये क्या करती है, ये उन बैक्टीरिया को, जो बैक्टीरिया सेल वॉल बना लेते हैं, जिन बैक्टीरिया की कैपेसिटी है अपने चारों ओर सेल वॉल बनाना, उनकी सेल वॉल को ये ब्रेक करती है, या हम कहें उन बैक्टीरिया की जो एक्टिविटी है उसको ब्लॉक करती है। ठीक है, तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक ये उन बैक्टीरिया को ब्लॉक करती है जो कि आपका सेल वॉल बनाते हैं। ब्लॉक pathway of those bacteria who creates the cell wall. who नहीं आएगा, वो वर्ड है जिसको which creates cell wall. जो बैक्टीरिया सेल वॉल बना लेते हैं अंदर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये उनकी सेल वॉल को तोड़ देती है, उसको ब्लॉक कर देती है पेनिसिलिन। अब क्या है, बैक्टीरिया और सेल वॉल नहीं बना पाए क्योंकि इसने उस सेल वॉल को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। और दूसरी सेल वॉल बनाने के लिए बैक्टीरिया को क्या चाहिए, पहली सेल वॉल उसकी डिवाइड होनी चाहिए, कोशिकाएं डिवाइड होंगी तभी वो ग्रोथ करेगी। अब जब पहली सेल वॉल को ब्लॉक ही कर दिया है तो वो डिवाइड नहीं होगी, डिवाइड नहीं होगी तो फर्दर सेल वॉल बनेगी नहीं। तो अब जो आप एंटीबायोटिक देंगे वो सीधे बैक्टीरिया को किल कर देगा। ठीक, पेनिसिलिन इन जनरल ह्यूमन बीइंग को नहीं दी जाती, रीजन भी हमारी बॉडी में जो बैक्टीरिया एंटर करते हैं तो वो हमारी बॉडी के अंदर सेल वॉल नहीं बना सकते, राइट। तो इसीलिए पेनिसिलिन इन जनरल एनिमल्स को ही दिया जाता है। हमारी जो सेल है वो सेल वॉल नहीं बनाती, ह्यूमन सेल डज नॉट मेक सेल वॉल, इट्स व्हाई दिस एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इज डोंट प्रेफर फॉर द ह्यूमन बीइंग। तो कोई भी बैक्टीरिया, अब मान लीजिए हमारी पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक दवाई, अब ये इस केवल एक बैक्टीरिया के लिए नहीं है, पूरी कैटेगरी वो सारे बैक्टीरिया जो सेल वॉल बनाने की कैपेसिटी रखते हैं, सारे के सारे ग्रुप को आप एंटीबायोटिक पेनिसिलिन दे दीजिए। पेनिसिलिन एक दवाई है, ऐसा नहीं है कि केवल ये इसी बैक्टीरिया के नाम है। ठीक, तो ये पेनिसिलिन जो मेडिसिन है या वैक्सीन है, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल दीज बैक्टीरिया व्हिच इज हैविंग द कैपेसिटी ऑफ मेकिंग द सेल वॉल। सेल वॉल बनाने की क्षमता जिस बैक्टीरिया की है सबको ये पेनिसिलिन दी जाती है, और वो सब जो आपकी पेनिसिलिन है वो सेल वॉल को ब्लॉक कर देती है और बैक्टीरिया मर जाता है, राइट। चलिए अब अगली चीज आती है कि वायरसेस में इन जनरल क्या होता है कि एंटीबायोटिक जो होती है वो आपकी एक ही एंटीबायोटिक कई सारे अलग अलग बैक्टीरिया पे काम कर सकती है, लेकिन एंटीवायरल में ऐसा नहीं होता। दूसरा चीज, बायोटिक दवाई ज़्यादा सुनी होगी या एंटीवायरल ज़्यादा सुनी है मार्केट में? बायोटिक। तो इसका मतलब एंटीबायोटिक बनाना आसान है इन कंपैरिजन टू एंटीवायरल। क्यों? ये वायरस पर मॉडिफाई होते रहते हैं। वायरस जो है वो पाया जाता है होस्ट के अंदर, यानी कि लिविंग सेल्स। तो अगर आप एंटीवायरल बनाते हैं तो एंटीवायरल, कोई वायरस इज नॉट अ लिविंग थिंग कि भाई वायरस को आप किल कर देंगे। दैट एंटीवायरल आपकी जो बॉडी के अंदर, यानी कि मान लीजिए जिस भी पार्ट को में, जो भी पार्ट आपका होस्ट पार्ट है उस वायरस के लिए,
तो आप कोई भी दवाई बनाएंगे बेसिकली आप उस होस्ट पार्ट को डिस्ट्रॉय करेंगे, क्योंकि वायरस तो लिविंग थिंग नहीं है, वो तो हमारा जो लिविंग सेल है उनके सहारे जी रहा है। वायरस में तो अपनी सेल है, सॉरी बैक्टीरिया में अपनी सेल है, तो इस सेल को ब्रेक करने के लिए आप दवाई बनाएंगे, वो केवल बैक्टीरिया पे ही काम करेंगे। लेकिन वायरस को किल करने के लिए आप दवाई बनाएंगे तो वायरस की अपनी सेल नहीं है, वो जिसके अंदर है उस होस्ट की सेल के सहारे जी रहा है। दैट मीन्स दैट अफेक्ट द अवर सेल। तो इसीलिए एंटीवायरल दवाइयाँ बनाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप दवाई बनाएंगे तो वो बेसिकली आपके उस ऑर्गन को या उस टिश्यू को या उस सेल को ही डिस्ट्रॉय कर देगा जिस सेल में आपका वायरस है। तो डिस्ट्रॉय कौन हुआ? ह्यूमन सेल, नॉट द वायरस सेल। समझ गए? तो इसीलिए वायरसेस के लिए दवाइयाँ बनानी मुश्किल होती है इन कंपैरिजन टू बैक्टीरिया। तो इसलिए क्या बोला जाता है कि जैसे आपका छोटा मोटा खांसी जुकाम बुखार हो गया या फीवर, हल्का फीवर हो गया, जुकाम हो गया, तो योर एल्डर्स जो घर में बुजुर्ग हैं वो क्या बोलेंगे कि दवाई मत लो, है ना, दवाई मत लो। ऐसा ही सजेशन दिया जाता है कि 1-2 दिन अगर आपको नोज रनिंग है, थोड़ा जुकाम का, दवाई लो। तो देखो दवाई आप लेते हो तो जहाँ वो वायरस बैठा है तो आप ही के बॉडी पार्ट का डैमेज होना है ना, दैट्स व्हाई। इसलिए वायरल जो चीज़ें ना उनकी दवाइयाँ अवॉइड की जाती हैं इन कंपैरिजन टू देसी नुस्खा, ठीक है, क्योंकि देसी अगर कुछ लेते हो तो वो आपका हार्म नहीं करेगा, दवाई लोगे वो आप ही के सेल को डेड करेगी। वायरस का तो अपना सेल है नहीं, वो तो आप ही के सारे में जी रहा है। समझ में आया? इसीलिए एंटीबायोटिक ज़्यादा बनती है और एंटीवायरल कम बनती है। अब आता है कि ये फैलती कैसे, मतलब आपने ये तो समझ लिया है जो माइक्रोब्स हैं ये आपके इन्फेक्शन करते हैं, लेकिन माइक्रोब यहाँ बैठा है वो ह्यूमन बीइंग के अंदर गया कैसे? अगर हमारा पार्ट फॉर एग्जाम्पल किडनी, लीवर, लंग, कोई भी पार्ट अगर फंक्शन नहीं कर रहा तो उस पार्ट को क्या किया है, किसी माइक्रोब ने अटैक किया है। वो माइक्रोब हमारे अंदर गया कैसे? व्हाट आर द मीन्स? बताओ। हमारी बॉडी में अगर बैक्टीरिया ही चला गया, मान लीजिए दिस कॉलरा हैजा हो जाता है, कैसे हो जाता है? दूसरी चीजें पीने से, है ये बोला ना, दूसरे जल पीने से, राइट। सो दैट मीन्स जल एक माध्यम हो गया, इस माइक्रोब को आपके अंदर पहुंचाने का एक माध्यम क्या हो गया? जल हो गया, ठीक है। चलिए, और जो आपका हैजा है दिस इज योर बैक्टीरियल डिजीज, तो बैक्टीरिया अंदर कैसे पहुंचा? दूसरे जल पीने से। अब वायरस कैसे पहुंचता है? वही बात को जानना चाह रही हूँ मैं जैसे आप डेंगू के लिए मैं बोलता जो वो मादा ने तो वहाँ पे माध्यम क्या है? एयर, हवा की वजह से। इन्होंने जो बताया, तीनों ने अपना अलग अलग बताया। आपने यानी कि पानी हो गया, वाटर, आपका एयर हो गया, आपका हो गया दिस एनोफिलीज, मॉस्किटो, दैट मीन्स एनिमल। तो इन माइक्रोब्स को हमारी बॉडी में पहुंचाने के लिए जो माध्यम है, जो मीन्स है, मीन्स ऑफ स्प्रेड, फैलाव का जो माध्यम है वो क्या हो गया? वाटर हो गया, एयर हो गया, एनिमल्स हो गया। तो वाटर का एग्जाम्पल यहाँ कॉलरा जैसे है, बैक्टीरिया। और आपका स्नीजिंग, अभी इसमें क्या बोलते हैं, एयर का तो बताने की जरूरत नहीं, अभी कोविड जाके हटा ही नहीं वैसे। तो ऑल दीज थिंग्स, उसमें क्या है कि आप जैसे छींकते हैं तो जो भी माइक्रोब्स हैं वो आपके एयर के माध्यम से दूसरे बॉडी में चले जाते हैं, तो दैट कॉज द वायरस। थर्ड वन इज कि ऐसा नहीं है केवल आपका एयर और वाटर से ही, एनिमल से भी हो सकता है। एनिमल में मॉस्किटो आर द मेन एजेंट ऑफ स्प्रेड। तो मॉस्किटो क्या करते हैं? अपने सर्वाइवल के लिए काटते हैं, देन देखा, ठीक। तो इस तरह से आपकी स्प्रेडिंग होती है। अब जो आपकी एयर की सिर्फ फैलती है उसको बोला जाता है एयरबोर्न डिजीज, एयरबोर्न डिजीज। जहाँ जिन भी बीमारी में एयर आपका माध्यम होगा वो सारी एयरबोर्न डिजीज कहलाएंगी। कोल्ड हो गया, कोविड हो
व्यक्ति का पानी है तभी तो बीमारी आप में जा रही है। तो ये कैसे होता है? बात समझे मेरी? एयर जो माध्यम है उसमें एक इन्फेक्टेड व्यक्ति है, उसने छींका, उसके जो इन्फेक्शन था वो आप में चला गया। तो पानी के द्वारा इन्फेक्शन आप में जा रहा है, तो आपको कैसे उस पानी में इन्फेक्टेड व्यक्ति का इन्फेक्शन कैसे आया? मेरा ये सवाल। जब वो कोई ना कुछ पैथोजन उसके अंदर क्या वो एक इस पानी को छुएगा या फिर वो उसे खुला छोड़ देगा, हवा का पानी उसमें जो उसमें वायरस वो आ जाता है। तो फिर तो हम हवा को ही ना बोले, पानी को ही। मच्छर